हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि मोहम्मद गोरी तक का जो टॉपिक था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया। और अब मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद जो उसका साम्राज्य होता है उसको चार भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था उसका चार चार जो थे चार गुलाम थे और वो उसका कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण वो अपने राज्य को जो भी उसका क्षेत्र था उसको चार भागों में विभक्त करता। तो दिल्ली पर जो दिल्ली का क्षेत्र जिसको मिलता है वो गुलाम जो होता है उसका जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो फिर देखेंगे कि मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद किस तरह से उसने यहाँ भारत पर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की, उसकी नींव डाली। तो आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और इसमें कुल 5 वंशों ने शासन किए हैं और इसका टाइम पीरियड रहा है 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के एक्सपैंड करता है 1526 एडी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1206 से लेकर 1526 तक ये चलता है आपका दिल्ली सल्तनत और इसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कौन? कुतुब उद्दीन ऐबक। इसके बारे में ही आज हमें पढ़ना है। तो 1526 के बाद क्या होता है आप जैसा देखेंगे, बाबर आएगा और उसके बाद वो मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश होते हैं जो शासन करते हैं दिल्ली वंश सल्तनत के अंतर्गत, जो कुछ इस प्रकार है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। यहाँ हम देखेंगे आज जो हमको पढ़ना है गुलाम वंश पढ़ना है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो भी होते हैं तुतमिश वगैरह जो भी हैं उनको सबको कवर करेंगे। तो गुलाम वंश मतलब इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसमें कुल 11 रूलर क्या करते हैं? राज करते हैं। 11 रूलर राज करते हैं। अब इसमें एक जरूरी चीज ये भी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश कौन कौन है। तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब मीन्स गुलाम वंश, खिले मीन्स खिलजी, तो का मतलब तुगलक, सांस का मतलब सैयद, लो का मतलब लोधी। पहला वंश गुलाम वंश, लास्ट वाला लोधी वंश। अब इसी के बारे में आज बात करनी है। तो फिर देखिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है तो फिर देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका टाइम पीरियड होता है कि ये 1206 से लेकर के 1290 तक एक्सपैंड करता है। 1290 तक एक्सपैंड करता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूबाद होता है जिसको हराता है खिलजी। फिर इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है। तो इनमें टोटल 11 रूलर जो हैं वो रूल करते हैं। और इसको भी दास वंश का भी नाम दिया गया, लेकिन इतिहासकार जो भी विद्वान थे इसको नकार दिए क्योंकि दास वंश ये जितने भी रूलर थे 11, 11 के 11 दास नहीं थे, गुलाम नहीं थे। ये 3 जो थे, पहला इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक,
और बलबन। यही 3 दास थे और बाकी के रिमेनिंग जो 8 थे वे स्वतंत्र थे और इनको भी दास्ता मुक्त कर दिया गया था। इसमें से केवल कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को शासक नहीं मानता है, बस ये अपने आप को सिर्फ मलिक और सिपह सलार के रूप में ही देखता है। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्किस्तान का तुर्क था। तुर्किस्तान में तुर्क जनजाति से ये बिलोंग करता था। तुर्क था, कहाँ का था? तुर्किस्तान का था। तो होता ऐसा है कि इसका परिवार इतना गरीब होता है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तब ये क्या करता है, इसके पिताजी जो होते हैं इसको ले जाते हैं नीसापुर कहिए या नौसापुर कहिए, नीसापुर कहेंगे या नौसापुर। यहाँ लगती है गुलामों की बाजार, स्लेव मार्केट। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को ले जाता है और बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। किसके हाथ इसको बेचता है? कौन? इसका जो पिता होता है, इसका नाम होता है काजी अब्दुल अजीज कूफी। काजी अब्दुल अजीज कूफी के हाथों इसको बेच देता है और ये काजी जो होता है इसको शिक्षा देता है, आयतें पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है और थोड़ा बलवान बनाता है, योग बनाता है। एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करने के बाद ये इसको ले जाता है, काजी जो होता है गजनी ले जाता है, गजनी ले जाता है और वहां किसको बेच देता है? घोरी को, जो भी शाही मार्केट होती है वहां ले जाके गोरी को ये बेच देता है। अब गोरी का ये बड़ा ही कहिए प्रिय गुलाम होता है और गोरी इसके कार्यों से अति प्रसन्न होता है और पदोन्नति करता है इसकी सेना में और फिर उसके बाद कई अभियानों में ये साथ रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, चाहे वो खोखर अभियान रहा हो या फिर अन्य जो भी लड़ाइयाँ थी उसमें बहुत ही अहम ये रोल निभाता है। तो पहला जो प्रमोशन इसका होता है कहिए, गोरी इसको बनाता है, क्या बनाता है? अमीर ए आखुर। आमिर ए आखुर एक ऐसा पद होता है जो शाही जो अस्तबल होता है, घोड़ों का रहने की जो जगह होती है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है व्यवस्थित रूप से, उसका ये हेड बन जाता है। कौन बनाता है? गोरी बना देता है। किसको बना देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या, कौन सा पद देता है? आमिर ए आखुर का पद देता है। अब इसके बाद देखिए, बात करेंगे जब ये दिल्ली पर आता है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करता है तो लोग इसको अन्य अन्य तरह तरह की संज्ञाएं देते हैं कि ये लाख बख्श है। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1206 से लेकर के 1210 तक ही होता है। इन 4 सालों में इसने बहुत सारे काम नहीं किए, सीमाओं का विस्तार नहीं किया, बट इन सब जो भी इसको मिला था उसको ये अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में ही ये समय इसका चला गया और इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो देखेंगे कि आगे जब बढ़ता है ये, जब दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट करता है, स्थापना करता है, तो वहां के लोग हसन निजामी जो थे, ऐसी एक वाक्यांश वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शेर और बकरी वास्तव में एक घाट पे पानी, ये उस समय के सौदर को दिखा रहा है कि समानता कितनी थी लोगों के, राजा के प्रति लोगों के हृदय में क्या सम्मान था। अब उसके बाद इसको संज्ञा दी गई 1 लाख बख्श की, लाख बख्श और पील बख्श। और इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, कुरान खां। अब इन नामों के पीछे कोई ना कोई तर्क रहा होगा। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था, जनता को, जरूरतमंदों को लाखों लाख का दान देता था, हाथियों का दान करता था, पील बख्श कहलाया। कुरान खां ऐसे नाम पड़ा कि ये कुरान को इतनी अच्छे से पढ़ता था, कुरान को इतने अच्छे से आयतों को, जैसे श्लोक होता है पुराणों में हमारे देखेंगे गीता में,
तो उसी तरह उसमें आयतें होती है, तो उन आयतों को ये इतना अच्छे से पढ़ना सीख लेता है किसके हेल्प से, काजी जो पहला इसका मालिक होता है, कि ये कुरान खां के नाम से लोग इसको बुलाते थे। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए, क्या क्या चीजें इसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या क्या चीजें, कोई अब लेख या फिर कुछ भी इसने बनवाया, तो हाँ ये तीन मुख्य प्रमुख चीजों का निर्माण करवाता है अपने शासन काल में। एक ही सिर्फ नींव रख पाता है, जो होता है कुतुब मीनार, जिसको हम कहते हैं कुतुब मीनार। और दूसरा जो मेन इसका कार्य होता है कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम को भारत की पहली मस्जिद की भी संज्ञा दी गई। और तीसरा जो होता है 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा कुतुबुद्दीन की तीसरी, अरे झोपड़ी, झोपड़ा, ठीक है ना, तीसरा जो मुख्य कार्य था। तो कुतुब मीनार को ये स्टार्ट करवाता है, कब करवाता है, 1199 में ये इसको बनवाना शुरू कर देता है। किसकी याद में, किसी की याद में ये बनवाता है, हाँ इसका एक गुरु होता है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु होता है, और इसी की याद में ये किसका निर्माण करवाना शुरू करता है, कुतुब मीनार का। 1199 नींव रखता है, और उसके बाद ये कंप्लीट नहीं करवा पाता है, जैसा कि देखें कि 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती। दूसरा, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये निर्माण करवाता है, और इस मंदिर का निर्माण करवाता है पृथ्वीराज थर्ड जो होता है, पृथ्वीराज थर्ड जो होता है, उनके किले को तोड़ करके ये बनवाता है। कहाँ, राय पिथौरागढ़, राय राय पिथौरागढ़ किला जो होता है किसका होता है, पृथ्वीराज थर्ड का जो किला होता है राय पिथौरागढ़ में, उसको तोड़ करके ये कुव्वतुल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का ये क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। अब 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाता है कहाँ, अजमेर में, ये भी किसी एक मॉन्यूमेंट जो होता है उसको तोड़ करके बनवाता है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनता है, संस्कृत स्कूल को तोड़ करके, जो किसके शासन काल में बनवाया गया होता है, विग्रहराज फोर्ट चतुर्थ का जो संस्कृत स्कूल होता है, उसको ये तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। कुतुब मीनार को कहा जाता है, ये इसकी याद में बनवाता है, और ये भी कहावत है कि कुव्वतुल इस्लाम में जब नमाज के लिए लोगों को पुकारना होता था, इसलिए ये इसको बनवाया गया कि लोग कोई एक जो भी नियुक्त किया जाएगा वो चढ़कर यहाँ लोगों को आवाज देगा कि नमाज का समय हो गया है, वो सब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इकट्ठा होंगे और नमाज अदा करेंगे। अब फिर इसके बाद बात करें, जो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि इसका सेनापति कौन होता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक बख्तियार खिलजी जो था वो किधर जाता है, बिहार की ओर जाता है, और नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला तबाह कर देता है। तो सेनापति इसका जो था वो था बख्तियार खिलजी। जो सेनापति होता है कौन होता है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसका सेनापति होता है। अब ऐबक का मतलब क्या होता है, मैं ये बता दूं, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता।
क्या होता है? चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता ये अपने आप को चंद्रमा जैसा शांत और शील मानता है और लोग इसकी काफी प्रशंसा में बहुत कुछ बोलते थे। तो देखिए फिर आगे देखेंगे कि हमने इसमें देखा कि इसने क्या किया कि ये एक गुलाम होता है और फिर उसके बाद किस तरह से गोरी के पास जाता है, गोरी के बाद कई अभियानों में ये काम करता है और इसके इम्पोर्टेंट जो है कि इसके क्या क्या मॉन्यूमेंट से क्या क्या चीजें इसने बनवाई, इस पर ध्यान दीजिए। और ये सर्वप्रथम किसके हाथों बेचा जाता है और ये इसकी मृत्यु कब होती है? ये तो इसकी मृत्यु जो होती है 1210 ईस्वी में होती है। ये किस कारण होती है? कि ये खेल रहा होता है पोलो, जिसको कहते हैं चौगान। चौगान घोड़े पर बैठकर खेलने वाला ये गेम होता है। एक स्टिक होती है आपके हाथ में और उसी से बॉल को मारा जाता है। तो चौगान खेलते वक्त कहाँ मरता है ये? लाहौर में। और लाहौर ही इसकी क्या होती है? राजधानी होती है। क्या होती है? राजधानी। तो क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, किसको बनाई थी? तब आपका आंसर होगा लाहौर। कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर इसकी राजधानी होती है और 1210 ईस्वी में ये मर जाता है। अब फिर उसके बाद बात करें कि इसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की? नहीं, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसने मलिक और सीपा सलार, सीपा सलार, अपने आप को ये सीपा सलार और मलिक की उपाधि धारण करता है, अपने आप को यही मानता है और सुल्तान नहीं धारण कर अपने आप को बनाता, क्योंकि इसका मानना था कि मैं एक दास हूँ और दास ही रहूंगा। जबकि दास्ता मुक्त इसको कर दिया जाता है। अब आगे देखेंगे कि इसकी मृत्यु के बाद किस तरह से आगे स्टैंड होता है, आगे बढ़ती है आपका गुलाम वंश जो है। अगली वीडियो में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग।